नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक तमाचा है समाज के चेहरे पर। मैं बात कर रहा हूं नामदेव धसाल की हंगर की। ये कविता सिर्फ पेट की भूख के बारे में नहीं है, नहीं, ये उस गुस्से की, उस चीख की कहानी है जो सदियों से दबा दी गई। और इस कविता को पढ़ते हुए एक सवाल दिमाग में आता है। क्या एक कविता एक हथियार बन सकती है? क्या शब्दों में सच में इतनी ताकत हो सकती है, तलवार से भी ज्यादा? चलिए, इस एक्सप्लेनर में हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कविता में घुसने से पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जिसने उसे लिखा है, नामदेव धसाल। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे। दलित लिटरेचर के सबसे बड़े नामों में से एक। उन्होंने दलित पैंथर्स की स्थापना की थी। ये एक ऐसा संगठन था जो अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट से इंस्पायर्ड था, और ये लोग दलित राइट्स के लिए सड़क पर संघर्ष करते थे। तो आप समझ सकते हैं, उनकी कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसी संघर्ष की आग है। ओके, तो चलिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं। यह धसाल हमें भूख के असली चेहरे से मिलवाते हैं। और ये सिर्फ पेट की आग नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान की रूह तक को हिलाकर रख देती है। लेट्स सी, इसकी पहली पंक्तियों को देखते हैं। तो कवि यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठा रहे हैं। सोचो, जब पेट में भूख की आग जल रही हो, तो क्या कोई इंसान म्यूजिक बना सकता है? क्या वो कविता लिख सकता है? या फिर ये आग उसके अंदर की हर खूबसूरत चीज को जलाकर बस राख कर देगी? और आगे वो कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, इनाम में क्या मिलता है? पत्थर। जस्ट इमेजिन, दलित समाज दिन रात पत्थर तोड़ने जैसी सख्त मेहनत करता है और बदले में उसके हाथ में आते हैं वही पत्थर। ये वो पत्थर हैं जिनसे ना तो पेट भरता है, ना सर पर छत बनती है। ये तो मेहनत का एक बहुत ही बुरा, क्रूर मजाक है। यहां भूख एक लिविंग ब्रीदिंग एनिमी बन जाती है। कभी कहते हैं कि ये अपना रूप बदलती रहती है। कभी एक चूहे जैसी कमजोर लगती है, तो कभी बिल्ली जैसी चालाक, और फिर अचानक से एक शेर की तरह खतरनाक हो जाती है। तो आप सोचिए, इस दुश्मन से लड़ना कितना मुश्किल है, कितना अनप्रिडिक्टेबल। चलिए, अब कविता के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और यहां टोन बिल्कुल बदल जाता है। अब कवि भूख से डर नहीं रहे, नहीं, अब वो उसे एक कनिंग एनिमी, एक चालाक दुश्मन की तरह देख रहे हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अब उनकी आवाज में निराशा नहीं, एक चुनौती है। कवि यहां एक बहुत ही पेनफुल सवाल पूछते हैं कि ये जो टूटा हुआ खामोश दिल है, इसे हम किस बाजार में ले जाएं? इसकी कीमत कौन देगा? ये सवाल उस समाज पर एक चोट है जहां इंसानी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, जहां हर चीज को बस फायदे और नुकसान से देखा जाता है। ऐसे में इंसानियत कहां बिकेगी? और फिर कभी भूख को सीधे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, छुपकर वार मत करो, सामने आओ, हमें अपना गेम बताओ, अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, ताकि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो सकें। ये अब सरेंडर नहीं है, ये मुकाबले का ऐलान है। अब यहां देखिए, दो बहुत पावरफुल इमेजेस हैं। एक तरफ है अ ब्रिज ऑफ आयरन, लोहे का पुल। ये सिंबल है उस सिस्टम का जो कभी नहीं टूटता, उस जुल्म का। और दूसरी तरफ आजाद पंछी। कवि कहते हैं कि ठीक है, अगर इस जुल्म के पुल को हम तोड़ नहीं सकते, तो फिर हमें आजाद पंछियों की तरह उड़ जाने दो। हमें इस बंधन से आजाद कर दो, चाहे उसकी कीमत मौत ही क्यों ना। और ये दोस्तों शायद इस कविता की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मांग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कवि कह रहे हैं, हमारे सपनों को मत कुचलो, हमें सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं चाहिए, हमें सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का हक भी चाहिए। ठीक है, अब तीसरे हिस्से में चलते हैं। यहां ये मांग और भी क्लियर हो जाती है। कवि अब सिर्फ जिंदा रहने से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। वो एक बेहतर, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां उनकी आवाज को सुना जाए। यहां जब कभी लाइट या रोशनी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है आज़ादी, प्रोग्रेस, वो सारे वादे जो किए गए थे। कवि कहते हैं कि हमें इस रोशनी से सिर्फ जिंदा रहने की भीख नहीं चाहिए थी, हमें एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी। पर वो रोशनी, वो उम्मीद झूठी निकली, एक धोखा जिसने उन्हें वापस अंधेरे में ही ढकेल दिया। ये जो अगले लाइंस है ना, इनमें बहुत बहुत गहरा दर्द और ताना है। कवि कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, अगर हमारे शब्दों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ठीक है, हम हार माने हुए सिपाहियों की तरह तुम्हें, इस बहरे सिस्टम को सलाम करेंगे। लेकिन ये सलाम इज्जत का नहीं है, ये हार का सलाम है।
एक टूटे हुए विश्वास का सलाम। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से पर। यहाँ कवि के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। वो हर तरह की तहजीब, हर तरह की पोलाइटनेस को उतारकर फेंक देते हैं और भूख को ऐसी भाषा में चैलेंज करते हैं जो सीधे सड़क से आती है। सिचुएशंस कितनी खराब हो चुकी हैं, ये इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाता है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और दिमाग इतना सुन पड़ गया है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ये कंप्लीट हेल्पलेसनेस की स्टेट है। और इस पॉइंट पर आकर कवि हर शर्म, हर लिहाज को साइड में रख देते हैं। वो अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपनी मर्दानगी को, जिसका मतलब है एक इंसान होने की पूरी डिग्निटी, उसको भूख के सामने दांव पर लगा देते हैं। ये एक आखिरी, एक डेस्परेट पुकार है कि ये भी ले लो, बस हमें जीने। इसके ठीक बाद कवि का गुस्सा आग बन जाता है। वो भूख से कहते हैं, ये बीज पहले आया या पेड़ पहले, ये सब फिलोसॉफिकल बातें करने का टाइम नहीं है। जब एक इंसान भूख से मर रहा हो तो ऐसी बातें बेकार हैं। वो सीधे कहते हैं, हंगर यू मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट। तुम चीजों को बेवजह मुश्किल बना रही। और अब कवि का गुस्सा अपने पीक पर है। वो सारी पोएटिक लैंग्वेज छोड़कर बिल्कुल गाली गलौच वाली सड़क की भाषा पर उतर आते हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके विद्रोह का आखिरी पॉइंट है। ये इस बात का सबूत है कि जब आप एक इंसान को बिल्कुल कोने में धकेल देते हो, दीवार से लगा देते हो, तो वो सभ्यता का चोला उतारकर फेंक देता। और कविता इसी खुली चुनौती पर आकर खत्म होती है। ये एक ललकार है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी। अब देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, तुम यानी ये पूरा ऑपरेसिव सिस्टम, या हम यानी इस सिस्टम के शिकार लोग। तो ये कविता हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है। आखिर जुल्म सहने की हद क्या होती है? वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है जब एक दबा हुआ इंसान आखिरकार विद्रोह कर ही देता है? और क्या उस विद्रोह को बयान करने के लिए ऐसी कठोर, ऐसी क्रूड भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है? आप क्या सोचते हैं इन सवालों के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, दलित लिटरेचर के और कौन से लेखकों के बारे में आप जानना चाहेंगे, ये भी सजेस्ट कीजिए। ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।